अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। यूक्रेन और रूस में आखिर जंग किस बात की हो गई है? अगर दोनों मुल्कों की तारीख की बात की जाए तो यूक्रेन रूस और यूरोप के दरमियान में वाक़ है और आज़ादी से पहले ये दोनों मुल्कों के बीच का बॉर्डर हुआ करता था। लेकिन 1991 में यूक्रेन रूस से जुदा हो गया और जुदा होने के बाद अलग रियासत बना। यूक्रेन में नाज़रीन दो ज़बानें बोली जाती हैं, एक है यूक्रेनियन और दूसरी रूसी। अक्सरियत यूक्रेन की जो है वो रूसी ज़बान कहती है, लिबास और सकाफ़त सारा कुछ रूस का ही फॉलो करती है। जब ये दो मुल्क अलग हुए, यूक्रेन रूस से अलग हुआ, तब रूस के पास काफ़ी एटमी हथियार थे, लेकिन रियासतें अलग होने की वजह से रूस काफ़ी कमज़ोर हो गया था और ये एटमी हथियार यूक्रेन के हवाले इस शर्त पर किए कि आज़ादी के 5 साल के बाद यूक्रेन ये तमाम एटमी हथियार रूस को वापस कर देगा। ठीक 5 साल आज़ादी के बाद यूक्रेन ने ये तमाम एटमी हथियार रूस को वापस करे इस शर्त पर कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और किसी तरीके की फौज कशी नहीं करेगा। याद रहे नाज़रीन कि यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में 1986 में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जहां एटमी बिजली घर फट गया था और उसका नुकसान वहां के मकामी लोगों को उठाना पड़ा था। उस वक्त यूक्रेन की मदद इंडिया और अमेरिका ने की थी। अब मसला ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट अगर यूरोपीय यूनियन से इल्हाक और मुआहदे की बात करते हैं तो रूसी ज़बान वाले गुस्सा हो जाते हैं, और अगर रूस इल्हाक और मुआहदे की बात करता है तो यूक्रेनियन ज़बान वाले सड़कों पर मुजाहरा करने के लिए उतर जाते हैं। ऐसा नहीं है नाज़रीन कि इन दो मुल्कों के बीच में मुआहदा नहीं हुआ है। रूस ने 30% सस्ती गैस यूक्रेन को प्रोवाइड की तो यूक्रेन ने ब्लैक सी पर बने पोर्ट तक रूस के जहाज़ों को रसाई दी। अब गैस जो है वो रूस की इकनॉमी में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। रूस ये गैस यूरोप को भी प्रोवाइड करता है और यूरोप को जो गैस प्रोवाइड की जाती है इस गैस की पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन से होता हुआ गुजरता है नाज़रीन। रूस ने 2014 में समन मुआहदे की खिलाफवर्जी की और अपनी फौज वहां दाखिल कर दी और ब्लैक सी का पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। तकरीबन दरमियानी साहिल रूस के कब्जे में आ गया। अब हुआ ये मामला कि यूक्रेन के जहाज को रूस ने आगे बढ़ने नहीं दिया और वो लौटे तो उन पर बमबारी की और उन्हें यरगमाल बना लिया। अब ये तो समुद्री मामला रहा, इसका एक ज़मीनी मसला भी है। यूक्रेन चूँकि इंडस्ट्रियल इलाका है और ये रूस के सरहद पर वाक़ है, जहाँ रूस वहाँ के मकामी लोगों को फ़ौज की ट्रेनिंग दे रहा है। मामला ये भी है कि रूस ने वहाँ से मिसाइल चलाकर यूक्रेन के काफ़ी हवाई जहाज़ों को बर्बाद किया, जिसके लिए यूक्रेन ने सीधा इल्ज़ाम रूस पर लगाया, लेकिन रूस ने इस मामले से अनजान बनने का मुजाहरा किया। नाज़रीन, ये कोल्ड वॉर तकरीबन पिछले 15 सालों से जारी है दोनों मुल्कों के बीच में। यूक्रेन दो ताकतों के बीच में, दो बर्रे आज़मों के बीच में एक मैदान जंग बना हुआ है। इस जंग का नुकसान वहाँ के मकामी तो झेल ही रहे हैं, साथ में हिंदुस्तान को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, हिंदुस्तान की शेयर मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हिंदुस्तान के तकरीबन 20,000 से भी ज़ायद तलबा स्टूडेंट्स जो वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, खास करके मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है, वो इस जंग में फंसे हुए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान से वतन वापसी की अपील भी की और राहत की बात यह है कि इस पर एक बहुत बड़ा बयान आया है कि हिंदुस्तान उन्हें वतन वापसी करेगा। लेकिन देखना यह है कि ये सिर्फ बयान है या इस पर कितनी जल्दी अमल किया जाएगा। एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है नाज़रीन कि जो पढ़ा लिखा है वो दर बदर है और जो नहीं पढ़ा वो सबसे ऊपर है। देखना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ से जारी किया हुआ बयान है या इस पर बहुत जल्द से जल्द अमल लिया जाएगा। अब इन जंगों को दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये जंगें होती क्यों हैं? ये जंगें होती नहीं बल्कि करवाई जाती हैं। ऐसे ममालिक जो हथियार बनाते हैं, हथियार के बड़े सप्लायर हैं, अगर ये जंगें ना हो तो उनका दिवालिया निकल जाएगा। हथियार सप्लाई करने के मामले में सबसे पहले जो है अव्वल नंबर पे अमेरिका आता है। तकरीबन अमेरिका पूरी दुनिया की हथियार की मार्केट पर 37% हिस्सेदारी रखता है, जबकि रूस दूसरे नंबर पर आता है और वो 20% की हिस्सेदारी रखता है। मैं अगर आपको ये चार्ट के जरिए से इसे समझाऊं तो दुनिया के 10 ऐसे ममालिक हैं जो हथियार के बड़े सप्लायर हैं, जिनमें नंबर 1 तो अमेरिका आता है, तकरीबन 37% की हिस्सेदारी है। रूस 20% की हिस्सेदारी रखता है, फ्रांस 8.2, जर्मनी 5.5, चीन 5.2, बरतानिया 3.3, स्पेन 3.2, इजराइल 3%, जनूबी कोरिया 2.7% और इटली 2.2%। जबकि अगर दुनिया के 10 ऐसे ममालिक बताऊं जो हथियार खरीदते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर सऊदी अरेबिया का आता है। तकरीबन पूरी दुनिया में 11% सऊदी अरेबिया की हथियार खरीदने में हिस्सेदारी है और खुद सऊदी अरेबिया सबसे पहले यूएसए से 79% तक जो है हथियार लेता है। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, 9.5% की हिस्सेदारी है। रूस से तकरीबन 49% से ये परचेज करता है। मिस्र 5.8 है
जो कि रूस से लेता है 41%, ऑस्ट्रेलिया 5.1, यूएसए से 69% पर परचेस करता है, चीन 4.7, अल्जेरिया 4.3, जनूबी कोरिया 4.3, कतर 3.8, यूएई 3. और पाकिस्तान 2.7। अब नाजरीन, एक बात भी काबिल गौर है कि जो मुल्क हथियार बनाते हैं और सप्लाई करते हैं वहाँ जंगें नहीं होती, और जो खरीदार हैं उन्हें हमेशा जंग का खतरा लाक रहता है। ये सोचने वाली बात है। तो ये बात वाज़ेह होती है कि जंगें होती नहीं, दो मुल्कों में जंगें करवाई जाती है। अगर जंगें ना हो तो इन तमाम मुल्क जो हथियार सप्लाई करते हैं उनको तो दिवालिया निकल जाएगा। बहरहाल नाजरीन, रूस का यूक्रेन पर हमला करने की वजह एक ये भी है, यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियाँ जो रूस हजम नहीं कर पा रहा है। अगर रूस को जंग करना ही है तो वो डायरेक्ट अमेरिका से कर सकता है। एक गरीब मुल्क को खामखा में निशाना बनाने का क्या मतलब है। बहरहाल, आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रूस के खिलाफ एक मजम्मती करारदाद पेश करने के लिए एक मीटिंग रखी, और आगे आपको बताते चलूँ नाजरीन कि रूस के खुद रूसी शहरी यूक्रेन पे हुए हमले के एहतजाज में सड़कों पर उतर गई, लेकिन उसका नतीजा ये कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस एहतजाज को कबूल नहीं किया गया है। अब देखना यह है नाजरीन कि ये जंग यूक्रेन और रूस के दरमियानी रहेगी या खुदा न खास्ता ये पूरे यूरोप में फैल जाएगी। बहरहाल, इस तरह की मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।